हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, माय नेम इज़ करणदीप सिंह और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 रीज़न ऑफ कनाडा विजिटर वीज़ा रिजेक्शन। हमें ये वीडियो देखना किस लिए ज़रूरी है? जिन लोगों ने भी विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है उन सब लोगों ने इन पर्सन विजिटर वीज़ा ऑफिसर को नहीं मिलना है। उनकी फ़ाइल है, उनके डॉक्यूमेंट्स है फाइल के अंदर लगे हुए, जो सा विजिटर वीज़ा ऑफिसर के पास जाएंगे और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो एनालाइज करेगा कि आपको विजिटर वीज़ा ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में ये सारे के सारे जो उनसे पुराने लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जिन केसेस में लोगों को रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है, उन सब लोगों रीजंस को हम लोग स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे उनसे अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की कि हम वो गलतियाँ अपनी फाइल के अंदर ना दोहराएं सो दैट हमें अप्रूवल आने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, तो चलिए सारे रीजंस को डिस्कस करते हैं जो उनसे कि टॉप 10 है, सारे नहीं है बट हाँ टॉप 10 है। तो पहला रीज़न, सबसे पहला रीज़न जिसका कारण रिजेक्शन आती है वो है लैकिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज विद होम कंट्री। इसमें क्या होता है कि आपका जो सा वीज़ा ऑफिसर है वो कन्विंस नहीं होता है बेसिस या डॉक्यूमेंट्स कि आप जो उनसे पर्सन वहाँ पे कनाडा में अगर अप्रूवल मिलता है और वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे तो आपके पास सफिशेंट रीज़न नहीं है अपने होम कंट्री में रिटर्न करने के लिए। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फैमिली जो सी है मेरी होम कंट्री में नहीं है, मेरे सारे ब्रदर्स हैं जो उनसे सिस्टर्स हैं वो वहाँ पे नहीं है, वो ऑलरेडी किसी और कंट्री में रह रहे हैं, या मेरे पास एक डिसेंट जॉब नहीं है जिसके बेसिस में मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर ये सोचा है कि ये टूरिस्ट वीज़ा पे आएगा और यहाँ पे आके जॉब करना शुरू कर देगा इलीगली, या मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है जो सब मेरे को अपने होम कंट्री में सपोर्ट करे इन माय करियर, या मेरे पास किसी तरह की भी अगर प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में तो उसको हो सकता है कि लगे कि भी ये पर्सन वापस क्यों जाएगा, इसके पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, इसने किस चीज़ का वहाँ पे टेक केयर करना है, इसकी कोई लायबिलिटी वहाँ पे है नहीं, कोई लोन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी तरह का, मैं इसने एजुकेशन के अंदर एनरोल नहीं किया हुआ। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण वीज़ा ऑफिसर को लगे कि ये पर्सन जो अगर इसको मैं वीज़ा दूंगा तो ये अपने होम कंट्री में रिटर्न नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। सेकेंड जो सा रीज़न है वो है हैविंग स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज इन कनाडा। तो ये एकदम इससे उल्टा है। देखिए पहले था मेरे को कि मेरे अपने होम कंट्री में मेरे स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, अब यहाँ पे है कि मेरे ऑलरेडी कनाडा में इतने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कि उनको लगता है कि ये पर्सन अगर कनाडा आया तो इसके ये वहीं पे रह जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स उनसे ज़्यादातर वो कनाडा में हैं, मेरे फादर वहीं पे हैं, या मेरा रियल ब्रदर वहाँ पे है, मेरे कज़न वहीं पे हैं, मेरे बच्चे वहीं पे हैं। तो ये सारे एक कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे लगता है कि अगर ये पर्सन कनाडा एक बार पहुंच गया तो वहीं पे स्टे बैक कर जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, और मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है मेरे होम कंट्री के अंदर, मेरा कोई ज़बरदस्त बिजनेस नहीं है वहाँ पे जिसको अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरा तगड़ा लॉस हो जाएगा, या मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे नहीं है लाइकवाइज। ठीक है, तो ये सेकेंड रीज़न था, दैट इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग family ties in Canada and not in home country, right? नेक्स्ट जो सा चीज़ है वो है ट्रेवल हिस्ट्री। ज़्यादातर क्या होता है कि विजिटर वीज़ा ऑफिसर जो सा है वो ये देखता है कि आपका केस प्रोसेस करते टाइम कि ये पर्सन जो सा घूमने के लिए कनाडा आ रहा है उसने आज तक कितना घूमा है ऑलरेडी पहले लाइफ के अंदर। हो सकता है ये आपका पहला केस हो, बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल तब होता है कि जो सा एप्लीकेंट है उसकी एक हिस्ट्री है कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है और वो डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमने के लिए जाता रहता है और उसके बाद विज़िट कंप्लीट होने के बाद अपने होम कंट्री में रिटर्न कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएसए गया, वहाँ पे मैंने स्टे शो किया था कि 15 डेज़ में रहूँगा टू अटेंड सम मैरिज, या मैंने किसी और पर्टिकुलर रीज़न से वहाँ पे गया, घूमने के लिए गया, 15 दिन जैसे ही कम्प्लीट हुआ आई रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री। तो इस तरह की ट्रेवल हिस्ट्री होना किसी भी कंट्री में, जैसे यूएसए में, यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में, अच्छे कंट्रीज़ में हो तो उतना ज़्यादा उसकी वेटेज रहती है। और इसमें ये भी हो सकता है कि किसी केस के अंदर
ये एक रीज़न हो कि पहले उसने अप्लाई किया और उसका ये रिजेक्शन आई हो किसी और कंट्री के अंदर कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बट हाँ उसके बाद स्लोली एंड स्टेडली मैंने उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं उसमें बाद में किसी और कंट्री में उसने किया। अगर किसी तरह की भी रिफ्यूज़ल कहीं पे आई होगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो हमें अपना ये वीज़ा अप्लाई करते टाइम पे अगर वहाँ पे कोई ऐसा कॉलम हुआ तो हमें डिस्क्लोज़ करना चाहिए, राइट। इसके बाद हम जो सा डिस्कस करेंगे वो है पर्पस ऑफ विज़िट। देखिए, मेरा एक विज़िट अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने मुंह उठाया और वहाँ पे जाके कनाडा के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। तो पर्पस किस तरह के हो सकते हैं नॉर्मली? जैसे मैं अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करता हूँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहा हूँ या फ्रेंड सर्कल में मिलने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं जैसे मेरी किसी रिलेटिव की एंगेजमेंट है या मैरिज है या किसी का स्पेशल बर्थडे है, किसी का कोई रिलेटिव के अंदर कोई प्रेग्नेंट है, मेरे को उनको टेक केयर करने जाना है, या मेरा कोई ओल्ड एज का वहाँ पे पर्सन है जिसका मेरे को टेक केयर करने जा रहा है, कोई इल है, क्रिटिकली इल है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई ब्रेन फ्रैक्चर हो गया है, लाइकवाइज किसी तरह से भी है। उसमें ये जो भी आप रीज़न देंगे, पर्पस देंगे, उसके अंदर हमें ये देखना है कि सिर्फ मेरे को लिखना नहीं है उसके अंदर, मेरे को उसके साथ उसका कोई प्रूफ भी देना है। जैसे मैंने अगर बोला कि वेडिंग है तो साथ में उन्होंने, अगर कोई वेडिंग है तो बेट नेचुरल है, कोई इनविटेशन लेटर, इनविटेशन कार्ड छपा होगा या होटल बुकिंग होगी, ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करेंगे तो आपका केस जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें फिफ्थ पॉइंट, वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटस, जिसके कारण रिजेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस नॉर्मली किस तरह से देखा जाता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आप ITR लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, पे स्लिप्स लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस लिए लगाई जाती हैं? ये लगाई जाती हैं टू प्रूव कि अगर मैं कनाडा जाऊंगा एज टूरिस्ट तो मेरे पास एक सफिशेंट फंड है जिसके बेसिस पे मैं आने जाने की टिकट परचेज़ कर सकता हूँ, कनाडा में जाके रह सकता हूँ होटल के अंदर, वहाँ पे घूमूंगा या होटल के अंदर रहूँगा, तो उस टाइम पे खाना खाने के लिए मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। और टूरिज़्म के लिए अगर मैं अलग अलग सिटीज़ में घूमने जाऊँगा, विज़िट करूँगा, तो वो विज़िट के लिए मेरे जो भी पैसे चाहिए हैं वो सारे फंड्स मेरे पास सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, राइट। और इसमें बेसिकली वो क्या देखता है, जो सा ऑफिसर है, प्रोसेसिंग ऑफिसर, वो ये देखता है इन सर्टन केसेस कि आपका वहाँ पे स्टे कितना लंबा है, कितने टाइम का है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए मैं अपनी ITR या फाइनेंशियल शो कर रहा हूँ, मान लीजिए 10 लाख की, तो मेरे लिए 15 दिन के लिए सफिशिएंट है या 1 महीने के लिए सफिशिएंट है या 2 महीने के सफिशिएंट है, वो सेम चीज़ 6 महीने के लिए मैं जस्टिफाई नहीं करती, राइट। सो मेरे को जो से फंड्स हैं, मेरा पीरियड ऑफ स्टे के साथ जस्टिफिकेशन जो सी है वो मिलनी चाहिए वीज़ा ऑफिसर को, राइट। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ज़्यादातर लोग जो से वहाँ पे स्टे बैक कर जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बैक होम में कोई किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं होती या अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। तो सोर्स ऑफ फंड्स जो से हैं, रेगुलर सोर्स ऑफ फंड्स जो से हैं, वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से ही आते हैं या किसी का बिजनेस हो उससे रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके अंदर हमें जो सा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ या मेरा बिज़नेस है तो मेरे को वहाँ से परमिशन एक लेनी होती है, NOC बोल सकते हैं, या एक लेटर अप्रूवल चाहिए होता है कि मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर रही है कि जितना भी टेन्योर, जैसे 15 डेज़ मान लीजिए मैं जाना चाहता हूँ, तो 15 डेज़ की लीव मेरे को ग्रांट अप्रूवल हुआ होना चाहिए। मेरे को उस टाइम पे मेरी जगह पे कौन मेरा बिज़नेस का या मेरे जॉब का, वर्क का ध्यान रखेगा, उसके बारे में मेंशन हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी चीज़ें जो सी हैं वो अगर हम करेंगे तो ये रिजेक्शन आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद जो सा 7th पॉइंट है वो है लेंथ ऑफ स्टे। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि मेरी स्टे जो सी है वो एज़ पर मेरे फंड्स जो से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उसके बेसिस पे ही होनी चाहिए। अगर कोई रीज़न है पर्टिकुलर दैट मेरे को किसी रिलेटिव के लिए जाना है तो वहाँ पे जाके किस रीज़न से मैं जा रहा हूँ, उसका कितना टाइम वहाँ पे लगेगा। मान लीजिए मैं कोई रिलेटिव के पास जा रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मेरे को 1 महीने के बाद उसका ड्यू डेट है, तो 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी लेंथ ऑफ स्टे जस्टिफिकेशन आती है
प्रोवाइडेड कि मेरे जो सा वहाँ पे रहने का दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ, मेरे खाने का वो दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ। तो अगर मान लीजिए मेरे को किसी रीज़न से भी मैं जाना चाहूँ, मेरा स्टे, क्योंकि ये विजिटर वीज़ा है, स्टे जो सा है वहाँ पे जो सा मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ या शो कर रहा हूँ वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज विजिटर वीज़ा के अंदर मेरे को जो सा वहाँ पे अप्रूवल मिलेगा वो 6 मंथ्स से ज़्यादा का नहीं मिल सकता एट ए स्ट्रेच। तो उसके बाद 6 महीने के बाद तो मेरे को रिटर्न आना ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का मेरे को इसके अंदर ध्यान रखना है। स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट जो से हैं वो डिसेंट नहीं है या सफिशेंट नहीं है या करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। देखिए, स्पॉन्सरशिप अगर मेरे को कोई दे रहा है, कोई मेरा रिलेटिव, कोई मेरा फ्रेंड अगर मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है कि मैं अगर कनाडा जाऊंगा वहाँ पे मेरा स्टे का ध्यान रखा जा सकता है, या वहाँ पे मेरे को इनविटेशन कर रहा है कि मेरे पास आओ मेरे बर्थडे पे या वेडिंग पे किसी तरह से, तो उस पर्सन के भी हमें साथ में डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो चाहिए होते हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट्स किस तरह के चाहिए होते हैं? नंबर 1, उनसे एक इनविटेशन लेटर जो सा है वो एक डिसेंट फॉर्मेट में हो, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे वीज़ा ऑफिसर को डिसाइड करना इजी हो जाए। सेकेंड जो से है उसमें उनका प्रूफ ऑफ फंड्स भी रहेगा, जैसे मान लीजिए उनका बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है, उसके प्रूफ रहेंगे, जैसे उनका नोटिस ऑफ असेसमेंट है वहाँ पे, जैसे इंडिया में ITR होती है उसी तरह से उनकी बैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, उनकी पे स्लिप्स हो सकती हैं, उनकी लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है, और उनका इमिग्रेशन का स्टेटस क्या है, और उनकी IDs, ये दोनों इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज एंड मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। देखिए, एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज एंड मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, मान लीजिए कोई पर्सन है जो सा कि यंग एज में है, 20 से 25 साल के अंदर ही है, वर्किंग नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, और उसका रिलेटिव्स जितने भी हैं वो कनाडा में रह रहे हैं, तो इस केस में ऐसे चांसेस रहते हैं कि ये पर्सन जो सा है अपने होम कंट्री के साथ टाइज जो से हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं शो कर पा रहा। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग कनाडा में स्टे बैक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इलीगली। सो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर रहता है। और लास्ट जो सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। जब भी मैं फ़ाइल अपनी फिल करता हूँ या मैं डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाता हूँ, जितनी भी जगह पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरे को ये शो करना है या ये इंश्योर करना है कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे किसी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, वो सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हों, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाई चांस मेरा किसी रीज़न से अगर ये कंफर्म हो जाता है कि मेरे जो से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो उसमें फॉर्जरी है या जो से मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, तो उस केस में मेरा वीज़ा जो सा है वो रिजेक्ट तो होगा, साथ में मेरे जो सा वीज़ा का रिजेक्शन भी लग सकती है मेरे फाइल के अंदर कि ये पर्सन को नेक्स्ट 5 ईयर्स के तक के लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बार किया जा सकता है। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। आई विश यू ऑल पीपल कि आप जब वीज़ा अप्लाई करें तो आपको सक्सेस मिले। हाँ, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या डाउट है आपको इस विजिटर वीज़ा के कंसर्निंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनके ऊपर रिवर्ट करूँ टाइमली। Thank you so much for your patient listening. Best of luck for your visa and love you all. Bye.